हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज़ के बारे में बता दिया था और किस तरह ये आवर्त सारणी में यानी कि पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर चेंज होता है और राइट टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर चेंज होता है। आज हमारा टॉपिक था जो हमने लाइव क्लास में लिया था, लेकिन आज फिर से इसको ले रहे हैं, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें यानी कि हम जो बढ़ा रहे हैं आपको हिंदी में कहते हैं इसको बच्चों आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आइसोलेटेड गैसेस का मतलब होता है विलगित, एक अकेला परमाणु, ठीक है ना। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु से, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणु से, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है बच्चों, यानी कि ऊर्जा होता है। तो आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब हम बात करते हैं जैसे सोडियम Na, ये आपका सोडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जब हम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा Na+। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया Na+ में। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जितनी एनर्जी इस सोडियम को दी है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसको हम यूँ समझेंगे कि आखिर एनर्जी क्यों देनी पड़ती है। देखो बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और ये इसका इलेक्ट्रॉन, पहला शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा शेल, इसके अंदर आपके पास दूसरे शेल में ये आपका फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और थर्ड सेल में आपके पास केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके थर्ड सेल है, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में बंधा होता है, न्यूक्लियस से आकर्षण बल के द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। इस एनर्जी को ही हमने यहाँ पर एनर्जी दी है। इस एनर्जी को यानी कि इस ऊर्जा को ही जो हमने यहाँ दी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, इस एनर्जी को हम बच्चों कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा H आयोनाइजेशन, डेल्टा HI। इसका मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर आपने इसको एनर्जी दी है, और जब एनर्जी दी जाती है तो इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव में होती है। किस में होती है? पॉजिटिव में। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है, यानी कि डेल्टा HE से हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दर्शाते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है।
ठीक है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों, धनात्मक होता है। देखिए जब एनर्जी दी जाती है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड से अलग करने के लिए यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इस एनर्जी को हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो बच्चों ये जो एनर्जी होती है, ये आयनन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बच्चों कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जा रही है, दैट इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर वन इलेक्ट्रॉन, आप पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कहलाएगी। तो यहाँ से आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जिसकी वजह से ये आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी उसे हम कहेंगे फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। अब इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह चेंज होती है ग्रुप में और पीरियड में। तो सबसे पहले आपने देखा कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल जितना ज़्यादा पास होगा उसको उस इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि एटम का साइज जितना छोटा होगा, देखिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के अंदर ये देखो बच्चों, ये एक ही सेल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, इट मीन्स इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षण लग रहा है। तो इसको अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर होगा, देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर होगा उस पर अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा, जितना कम आकर्षण होगा, उतना ही कम हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल बहुत दूर है, इसका मतलब ये जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा है। देखिए इसकी रेडियस कम और इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा, इट मीन्स एटॉमिक साइज की बात कर लें हम। तो बच्चों एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस दूर होगा उतना ही इस पर अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम देनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी कि जो आयनन एंथैल्पी है, वो डिपेंड करती है बच्चों साइज पर। किस पर डिपेंड करती है? साइज पर, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, यानी कि परमाणु की त्रिज्या। एटम की साइज बोल दो या एटॉमिक रेडियस बोल दो। तो बच्चों एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आयनन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, उस एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड कर रही है? साइज पर डिपेंड कर रही है। और साइज के बारे में हमें अच्छे से पता है बच्चों कि जब हम किसी ग्रुप में हम जाते हैं बच्चों टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, यानी कि वर्ग में, यानी कि वर्ग में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होगी, यानी कि आयनन एंथैल्पी बच्चों वो कम होती है। वो क्या होती है? कम, ठीक है ना, कम यानी कि डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या देंगे? क्योंकि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, इसका मतलब होता है टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पीरियड के अंदर, इन पीरियड यानी कि आवर्त में क्या होता है? आवर्त में हम चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, आवर्त में चलते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। तो आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न देंगे? क्या रीज़न होगा? यानी कि इंक्रीज, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीज़न देंगे बच्चों? इसके पीछे रीज़न है ड्यू टू इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश,
प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू है, ये बढ़ती है। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मैंने आपको एक तो ये रिलेशन बताया साइज का, और एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश के। तो जब हम पीरियड के अंदर यानी कि आवर्त के अंदर लेफ़्ट टू राइट से जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से जब ये इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा, और वो जब इंक्रीज होगा तो वो अधिक एफिशिएंसी से, अधिक क्षमता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट में इस तरह चेंज होती है। लेफ्ट टू राइट में जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम पे जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी का मान यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखेंगे बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो किसी भी एटम से, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो फिर से आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपके पास आएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास आएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें आपको आएगी बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती जाएगी। मैं आपको समझा दूं, जैसे ये पहला कोई गैसियस एटम है एक्स कोई गैसियस एटम है, कोई गैसीय परमाणु है आइसोलेटेड, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा X+, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ी है और इसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। अब इस X+ में से दूसरा, ये भी गैसियस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्लस में से निकलेगा यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में से, पहले न्यूट्रल था, पहले उदासीन था, अब ये चार्ज पार्टिकल बन गया, गैसियस पार्टिकल बन गया। इसी तरह पहले ये उदासीन था, अब ये आवेशित हो गया, आवेशित में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे हम, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो X+2 बन जाएगा। यहाँ जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब फिर से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो X+2 में से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो आपको तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड, और ये आपके पास X+3 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है। एटम एक ही होना चाहिए, उसी से निकलते रहनी चाहिए बार बार। पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, फिर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड, तीसरी बार निकालेंगे तो थर्ड। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है जनरली सामान्यतया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है सेकंड से, सेकंड की कम होती है थर्ड से। ये रिलेशन होता है बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, याद रखेंगे। तो जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है सेकंड से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एक न्यूट्रल गैसियस एटम से निकालते हो, एक उदासीन परमाणु से निकालते हो, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन बाद में वो चार्ज हो जाता है, बाद में उसके ऊपर आवेश आ जाता है ना, चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से अब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब अगली कंडीशन, एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एक कंडीशन ये कहती है कि हमेशा अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी विन्यास अगर आ जाए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाए, तो उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? जैसे S2, ठीक है ना, या हम इसको कहेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एंड फुलफिल ऑर्बिटल, फुलफिल्ड, हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक, ठीक है, अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना। हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, अन्य विन्यासों की तुलना में, ठीक है ना। हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बच्चों यहाँ समझाता हूँ। आप